के शो में एफआईए की हुंडी हवाला माफिया के खिलाफ 42 छापामार कार्रवाइयां, 35 मुकदमा दर्ज, 64 मुल्जिमान गिरफ्तार, 34 इंक्वायरियों की तहकीकात मुकम्मल, मजमूई तौर पर 23 करोड़ 55 लाख रुपए से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। कारोबार की आड़ में हवाला हुंडी करने वाले अहम किरदार कानून के शिकंजे में कब आएंगे? डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी, रुपया मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 65 पैसे की सतह पर आ गया। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफान खान। एफआईए की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक एफआईए कराची की कार्रवाइयों के अंदर तकरीबन 23 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। 42 छापे इस साल एफआईए ने लगाए हैं स्मगलिंग और ख़ास तौर पर करेंसी और इलीगल एक्सचेंज के कारोबार में मुलविस जो कि हवाला हुंडी या मुलविस अफराद हैं उनके खिलाफ अब बहुत सारे अहम सवालात हैं, क्योंकि मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में राइडर्स हैं जो करेंसी को एक जगह से दूसरी जगह तरसील का काम करते हैं। तो बहुत से अहम सवालात हैं कि ये जो क्रैकडाउन या एहतसाब हो रहा है ये सही मायनों में असल मुजरिमों तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा। ये बहुत अहम सवाल है जो प्रोग्राम में उठाएंगे। साथ साथ पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ मुस्बत इशारे, यानी खासतौर पर कॉटन क्रॉप, SIFC, दीगर महंगाई के हवाले से इंटरनेशनल ऑयल की कीमतें, आपके ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स, लिमिटेड। तो क्या हम आगे चलकर मुस्तकबिल का माशी मंजरनामे में कहीं इंडिकेटर्स के हवाले से भी कोई बेहतरी की तवक्को कर सकते हैं जिसका इंपैक्ट पाकिस्तान की मईशत और इंडिकेटर्स पर और आम आदमी की जिंदगी पर मुस्बत पड़ेगा आइंदा कुछ माह के दौरान? तो ये अहम तरीन सवाल भी आज माशी एक्सपर्ट से पूछेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत खजाना, साथ मौजूद हैं। राना एहसान साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा, और मियां जाहिद हुसैन साहब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ होंगे। राना एहसान साहब, सर ये क्या असल किरदारों तक हम पहुंच पा रहे हैं? राना एहसान साहब, असल फिगर्स हैं ये ओनली $278,000 आफ्टर 7 और 8 वीक्स ऑफ ऑपरेशन। ये हजम नहीं होती फिगर राना एहसान साहब। देखिए, फिजिकली डॉलर्स किसी के पास पड़े हों, वो पकड़े जाना, ये तो बहुत ज्यादा कोई इंटेलिजेंस हो तो फिर ही मुमकिन है। और मेरा नहीं, पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है कि आप दरवाजे खटखटाएं और तलाशी लेना शुरू कर दें जब तक कोई बहुत आपके पास शवाहिद और इंटेलिजेंस ना मौजूद हो। लेकिन आप देखें कि जो ये कार्रवाई हो रही है स्मगलिंग रोकने की और जो एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर जो सख्ती की गई है, जो क्रैकडाउन हुआ है, उससे बड़ा फर्क पड़ा है। जो सेंटिमेंट था मार्केट के अंदर कि आपके पास कोई भी अगर एक्स्ट्रा कैश फ्लो है रुपयों में तो आप उसको डॉलर में कन्वर्ट करा दें, वो रुक गया। और मैं समझता हूँ ओपन मार्केट में जो एक इम्बैलेंस था, ये स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट की वजह से और ये जो स्मगलिंग के एलिमेंट की वजह से, वो जब खत्म हुआ है या उसमें कमी आई है तो आपके ओपन मार्केट सरप्लस हो गई और आपको सप्लाई डिमांड जो है वो सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई, जिसकी बुनियाद पे आप देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो कमजोर हो रहा है रुपए की बिनिस्बत और रुपया तगड़ा हो। अच्छा राना साहब, ये सवाल कल इसहाक डार साहब से भी कुछ एंकर्स ने पूछा और एक नहीं कई बार पूछा। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी काबीना में थे, तो ये क्रैकडाउन पिछली हुकूमत में क्यों नहीं हुआ? अगर ये सिर्फ क्रैकडाउन ही का मसला था या रेट ऑफ द स्टेट का ही मसला था तो ये क्यों नहीं कर सकी आपकी गवर्नमेंट? या फिर क्या उस वक्त आपको रियासती इदारे की सपोर्ट नहीं थी या आप लोगों की अपनी इंटेंशन नहीं थी? व्हाट वाज द रीजन? अगर ये इतना आसान ही था कि सिर्फ क्रैकडाउन ही हो रहे थे, छापे पड़ने थे, तो जैसे सेंटिमेंट्स वीक हुए, तो राना साहब मेरे ख्याल से स्मगलिंग का मामला तो जो है वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ ही है और वहां जब तक वहां से फैसला नहीं होता, कोशिश की गई, हमने भी क्रैकडाउन्स किए, एक्सचेंज कंपनीज पे भी किए, हमने बैंक्स पे भी किए जो कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है अभी जरा एक बेहतर तरीके से हो रहा है। तब और भी मामला थे जिसकी वजह से डॉलर पे प्रेशर था, आपका एक कमोडिटी सुपर साइकिल चल रहा था, आप हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को बड़ा शुरू में वो नेगेटिव था, काफी ज्यादा प्रेशर था, उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने काबू किया
तो ये सारे वो नतीजे। फिर देखिए जब हम छोड़ के गए हुकूमत, जब हमें हुकूमत मिली तो तब IMF का मुआहदा क्रैश हो चुका था, खत्म हो चुका था, हमने उसको बहाल किया, उसमें टाइम लगा। तो अभी जब हम हुकूमत छोड़ के गए तो हम एक ऐसा स्टेबल प्लेटफॉर्म दे के गए थे कि जहां IMF का मुआहदा इन प्लेस था। तो यहाँ आपने जब होर्डर्स को, एक तो नई हुकूमत आई तो शायद फौरी तौर पे चेंज के अंदर उन्होंने होर्डिंग को उस तरीके से वो काबू नहीं कर पाए, तो एकदम से इन्फ्लेशन की आपने देखी, आपने यूरिया हो गई, वीट हो गई, शुगर हो गई, उसका प्राइस राइज देखा। तो वो ट्रांजिशन में भी नुकसान हुआ कि नई हुकूमत आते ही फौरन अपने पैर नहीं पकड़ सकी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने चंद हफ्तों बाद चीजों को जब कंट्रोल करना शुरू हुआ तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। मतलब यही है कि आप कह रहे हैं कि आपने किया था, लेकिन इस तरह भरपूर तरीके से, इस भरपूर तरीके से नहीं हुआ आपकी हुकूमत में जिस तरह एक्सपेक्ट हुआ। नतीजे भी अब जो आना शुरू है। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं। हकान साहब भी साथ मौजूद हैं, मियां जाहिद साहब होंगे आफ्टर दिस ब्रेक, राणा साहब साथ हैं। इस ब्रेक के बाद FIA की कार्रवाइयां और उनके नतीजे क्या आ रहे हैं, नतीजे क्या निकल रहे हैं, ये सब कुछ इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम तरीन सवालात, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत और फिर जो रिसेंटली क्रैकडाउन्स हुए हैं, इन क्रैकडाउन्स का रिजल्ट जो आना शुरू हुआ है, क्या हम इससे मुतमईन हों? क्या असल किरदार ताहाल पकड़े गए हैं, गिरफ्त में आए हैं या नहीं आए हैं? ख़ास तौर पर जो बड़ी मछलियाँ जिनके बारे में कहा जा रहा था, जो 10-10 लाख डॉलर होल्ड करके बैठे हुए हैं, क्या अब तक वो गिरफ्त में आए हैं, नहीं आए हैं? क्योंकि जो ताहाल गिरफ्तारियाँ 239 पूरे मुल्क में हुई हैं, वो गिरफ्तारियां अगर देखी जाएं तो ज़्यादातर हैंडलर्स, कैरियर्स, राइडर्स की हैं। जो बड़े नाम, बड़ी मछलियां हैं स्मगलिंग या दीगर कामों में, उन तक अब तक कोई इदारा कानूनी जो है नहीं पहुंच पाया है। ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये बहुत फ्रूटफुल हैं। क्या ये सस्टेन भी कर सकते, नहीं कर सकते? डॉक्टर हकान नजीब साहब, विल दे सस्टेन, और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स का रिजल्ट तक सस्टेन कर सकता है? हकान साहब सैफान, देखिए पाकिस्तान में हर चीज की जो रिफॉर्म है ना वो तीन एरियाज के अराउंड घूमता है। नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव, नंबर 2 पॉलिसी एंड नंबर 3 स्ट्रक्चरल। अभी आपकी एक इस वक्त जो रुपए की कदर में कमजोरी आ रही थी, वो एक तीसरी मार्केट क्रिएट हुई थी जिसको एक इलीगल मार्केट कहेंगे आप। उस इलीगल मार्केट को ड्राइव कर रही थी कि रुपया की बजाय डॉलर जो था वो स्टोर ऑफ वैल्यू था, होल्ड हो रहा था। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की पेमेंट हो रही थी, इरानियन ऑयल की पेमेंट हो रही थी, ये कुछ एक्सपोर्टर्स भी वहां पे इनकैश कर रहे थे, ये सब काम वहां पे हो रहा था। दिस इज व्हाट वाज ड्राइविंग द अदर 2 मार्केट्स जो आपकी लेजिटिमेट मार्केट्स हैं। फिर आपकी एक वीकनेस थी, सो आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंज किया। फिर आपकी एक वीकनेस थी, आपकी कई जो कंपनीज हैं वो जिसको हम कैटेगरी बी कहते हैं, वो डील शायद कर रही थी, और कैटेगरी सी कह लें आप इसको, जो नो योर कस्टमर के बगैर काम कर रही थी। आपने उसको पॉलिसी मेजर से कहा कि अब 50 करोड़ रुपए का कैपिटल होगा, वहां पे डील किया। अब देखें, इसको इस्तेहकाम आप तब दे सकते हैं जब आपके जो इनफ्लोज इन दी इंटर बैंक हैं वो ठीक हो। आज रिजर्व्स आपके 7.6 बिलियन डॉलर्स के हैं, ये 1.1 बिलियन डॉलर कम हैं जुलाई से जब IMF का प्रोग्राम हुआ था। रेमिटेंसेस थोड़ी सी बेहतर हुई हैं सितंबर की, अभी थोड़ी देर पहले ही फिगर आया है, और अगर आप वो देखें तो वो बढ़ी हैं कोई 100-150 मिलियन डॉलर कंपेयर टू जुलाई अगस्त। मेरा ख्याल था ज्यादा बढ़ जाएंगी, बट उतनी नहीं बढ़ी हैं एक्चुअल में। सो अभी भी फॉर्मेलिटी नहीं आ रही है आपकी रेमिटेंसेस में, तो आनी चाहिए जब ये इनफॉर्मल मार्केट खत्म हुई है। सस्टेनेंस अब तब आएगी कि रेमिटेंसेस गो बैक टू द फॉर्मल मार्केट। हम अप्रैल 2022, बिकॉज जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है पाकिस्तान की, 3 अरब डॉलर की रेमिटेंस को हिट कर गए थे। यू हैव लॉस्ट $1 बिलियन इन रेमिटेंस। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान। इसी तरह जो हमारे इनफ्लोज हैं, लेकिन मैं बार-बार कहता हूं कि गवर्नमेंट, खाका साहब, जो हमने देखा कि अभी रिसेंटली आपका जो ओपन मार्केट है, यानी इंटर बैंक और ओपन मार्केट में जो डिफरेंस था वो न सिर्फ कम हुआ बल्कि इंटर बैंक ज्यादा हो गया फ्रॉम द ओपन मार्केट। उसके बावजूद इनफ्लोज ऑफ रेमिटेंसेस की उस पर रिफ्लेक्शन क्यों नहीं आई? क्यों नहीं वो इंक्रीज हो गया? हम तो समझ रहे थे कि ऑफिशियल चैनल से अब आएगी रेमिटेंसेस।
इसलिए कि अभी भी एक फैक्टर तो बीच में से गायब नहीं हुआ, वो है हवाला हुंडी का फैक्टर। ये लोग समझते नहीं है, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं, ये वो पैसे हैं जो कि इनफॉर्मली भी पाकिस्तान नहीं आते। दिस इज द मनी जो कि लंदन में ही पे हो जाती है और लंदन में ही रह जाती है और उसके पैसे यहां दे दिए जाते हैं। अभी तक हम आए थे कि हम उस पे भी बहुत हैवी हैंडेड आना चाहिए और हमें उसको बाय लॉ ट्रीट करना चाहिए कि इफ यू आर कॉट डूइंग दैट देन वी विल कम हेवी ऑन यू। ये लंदन में ही रह जाते हैं, इसको थोड़ा और एलैबोरेट भी करें खान साहब आसान अल्फाज में, क्या मतलब ये लंदन में पे हो जाते हैं और यहाँ रुपयों में आते हैं या आता ही नहीं, इनफ्लो हवाल हुंडी से भी नहीं आता, इनफॉर्मल भी नहीं आता, ये कौन सा चैनल है, ये किस तरह ऑपरेट हो रहा है? So very राना एहसान साहब जो हैं वो हमारे मनी चेंजर हैं। सैफान, आप पाकिस्तान में रहते हैं, मेरे रिलेटिव, मेरे भाई हैं आप, मैं लंदन में काम करता हूं। मैंने लंदन में राना एहसान साहब को पेमेंट की, राना साहब ने वहीं पे पेमेंट यूज करके जो हमारे सनतकार इस वक्त फ्रेंड हैं वहीं के उनके अकाउंट में डाल दी और आपको यहाँ पे पैसे दे दिए। सो दैट मनी एक्चुअली नेवर मेड इट टू पाकिस्तान। आप जाके इसके एस्टिमेट देखें, सिट विद द पीपल जो ये काम कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा एस्टिमेट इसका भी है। पाकिस्तान की इनफॉर्मल रेमिटेंसेस आर मच हायर देन जो हम लाना चाहते हैं और सोचते हैं लाने का। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर $3 बिलियन अप्रैल में हिट किया था, अब हम 2.2 बिलियन पे हैं जब मैं अभी का फिगर देखता हूं जो अभी थोड़ी देर पहले आया है। इससे ऊपर का जो है वो अभी भी हवाला हुंडी में जा रहा है। तो ये कैसे ला सकते हैं खान साहब, क्योंकि हमने ग्रे चैनल खत्म किया, हवाला हुंडी पे हमने क्रैकडाउन्स किए, करेंसी एक्सचेंज स्मगलर्स को या इस तरह के लोगों को पकड़ा, हमने ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डिफरेंस को खत्म कर दिया और इंटरबैंक बढ़ गया। इसके बावजूद अगर नहीं आ रहा और ये वाला जो आप बता रहे हैं कि काम हो रहा है, तो फिर क्या कोई इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, हमें करना क्या पड़ेगा फॉर दिस, इस पैसे को लाने के लिए? सो एब्सोल्युटली, ये देखें, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, अब आपको पॉलिसी एक्शंस लेने चाहिए। एक तो मैं कहता हूं कि ये हवाला हुंडी का जो काम है, इसकी जो आपको लेजिस्लेट करना चाहिए कि इसकी आपकी जो सजा है वो बहुत हैवी होगी। दिस शुड नॉट बी अलाउड टू बी हैपनिंग। दूसरा, जो 10 मिलियन पाकिस्तानी मुल्क से बाहर है उनको एजुकेट करें। और ये जो पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव है ना, इसमें हमने 80 अरब रखा हुआ है इस वक्त भी अपने बजट में। इसको बैंकों और उन लोगों, उन इंस्टीट्यूशंस को देने की बजाय डायरेक्टली कम अप विद न्यू मैकेनिज्म कि जो रेमिटर है उस तक ये किसी तरह पहुंचे बेनिफिट इसका। लॉटरी स्कीम करें, देयर आर मेनी वेज कि पाकिस्तान ये पैसा भी आना शुरू हो। तो 3 पैसे पाकिस्तान लाने हैं, एक जो आ रहे हैं, एक जो अनऑफिशियल चैनल से आ रहे थे उनको पूरा वापस लाएं, $3 अरब पे, बाकी अपनी रेमिटेंस को लाएं। एक तीसरा है जो पाकिस्तान आ नहीं रहा, उसको वापस लाएं। सो ये तो एक आपको काम करना पड़ेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म सो दैट आपकी रेमिटेंसेस बढ़े। पर दूसरी बात यह है कि आपको $9 अरब पोटेंशियल कितना है खान साहब, ये अगर हम करते हैं तो कितना पोटेंशियली आप समझते हैं कि हम इनफ्लोज ला सकते हैं रेमिटेंसेस से? ये आप किस दिन फॉरेन एक्सचेंज के हजरात को बुलाइएगा, दे विल एक्चुअली टेल यू द पोटेंशियल इज सब्सटैंटिव। अच्छा, मैं इसी पे छोड़ दूंगा, मैं फिगर नहीं कोट करूंगा, जो फिगर्स मुझे कोट हुए हैं वो ऑन द हायर साइड हैं। सो मैं अभी भी समझता हूं कि इसमें एक पोटेंशियल है। आखिर ये जो सारी प्रॉपर्टीज दुबई में परचेज होती हैं सैफान, या बाहर होती हैं, आखिर कहीं से तो पैसे आते हैं ना। अच्छा, आगे चलिए। इससे पहले एक और फिगर ये भी कोट की जाती है कि हमने जब यहाँ पर रुपया और सेंटिमेंट्स वीक थे रुपए के हवाले से, तो बड़े पैमाने पर इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू इसमें पैसा डाला गया। और ये फिगर जो एक्सचेंज कंपनीज बताती हैं $10 to 15 बिलियन ऑन द पेसिमिस्टिक साइड बताती हैं। उसमें कहती हैं अगर आप लेजिटिमेट और सोर्स ऑफ इनकम का हमें नहीं पता, कैसे खरीदेगा, केवाईसी थी नहीं, तो $10 to 15 बिलियन खान साहब, आप समझते हैं ये इतना होगा, ये इससे ज्यादा या इससे कम होगा? आपकी क्या एस्टिमेट्स है खान साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में एक हमने ओपियम पे लगाया हुआ है अपनी कौम को। वो ओपियम है रियल एस्टेट का, वो ओपियम है पाकिस्तान में गोल्ड का, और वो तीसरा ओपियम है डॉलराइजेशन का। इसलिए हम मैन्युफैक्चरिंग में पैसा डालने की बजाय, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने की बजाय, इन 3 कामों को री इंसेंटिवाइज करें, इनको डिसइंसेंटिवाइज करें और मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को इंसेंटिवाइज करें। नो योर कस्टमर, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में जरा अकाउंट खोलिए, किसी बैंक में अकाउंट खोलिए और 1 करोड़ एक अपनी पेटी में डाल के ले जाके प्लॉट खरीदिए, तो आपको अंदाजा होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस। इसमें हमारी कोताही है, हमें इसको सारे चीजों को री इंसेंटिवाइज कराना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट द अमाउंट इज, बट बिकॉज गोल्ड और जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो दोनों वीक दिखाई दे रही थी पिछले कुछ दिनों में, तो हो सकता है एक बहुत बड़ी बाइंग हुई हो। अब थोड़ा सा गवर्नमेंट को कुछ और काम भी करना पड़ेगा, बिकॉज मैं ये चाहता हूं कि FY24
स्टेबिलिटी से गुजरे। पहले आईएमएफ के प्रोग्राम के रिव्यू को 30 सितंबर को कंप्लीट कराएं। $10 अरब के प्लेजेस थे जेनीवा में, वो थ्रू इंटरबैंक पाकिस्तान लाएं। एडीबी वर्ल्ड बैंक के राइज प्रोग्राम है, राइज 2 है, ये जो प्रोग्राम लोन्स हैं उनको अपनी किटी में डालें। जो बायलैटरल्स के पैसे हैं उनके रोल ओवर्स इंश्योर करें। और आखिर में पाकिस्तान ने राना एहसान की जब हुकूमत थी तो 3 से 5 अरब डॉलर, बिकॉज आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हो रहा था, दे हैड टू रिटर्न कमर्शियल मनीज टू यूएई। उस पैसे को जाके रीफाइनेंस कराएं और वापस लाएं पाकिस्तान, बिकॉज अब फंड का प्रोग्राम हो गया है। फिर आपको थोड़ी सी और बेहतरी दिखाई देगी इस फंक्शनिंग में, इस मार्केट की। ये हार्ड वर्क है जो हमने आज सैफान डिस्कस किया है, रेमिटेंसेस पे भी, इनफ्लोज पे भी। और फिर ऑफ कोर्स आगे बढ़ें, पॉलिसी के डिसीजंस मैंने कई आपके सामने रखे हैं, वो पॉलिसी के डिसीजंस लें ताकि पाकिस्तान का ये जो फॉरेन एक्सचेंज का कारोबार है ना, इससे निकलें। किसी भी मुल्क में ये अलाउड नहीं होता कि एक सेकंड करेंसी जो है वो पाकिस्तान की एक करेंसी सी बनी हुई है। इट इज द करेंसी ऑफ चॉइस इन पाकिस्तान। सो ये अब हमने डी डॉलराइजेशन की तरफ पूरी तरह जाना है। सही। और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब आप जिस तरह बात कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो हैं वो ऑल्टरनेट हो सकते हैं पॉलिसी का, जो आप पॉलिसीज बता रहे हैं, कोई भी चीज शायद पॉलिसी का ऑल्टरनेट नहीं हो सकती जो मेजर्स हमें लेने चाहिए। अच्छा, इस पे मियां साहब आपकी तरफ, क्योंकि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, हमने बड़ा एक बुनियादी सवाल इसी से हमने शुरू किया कि हमें बताया जा रहा है कि हमने 67 करोड़ रुपए बरामद किए हैं, 239 लोग गिरफ्तार किए हैं, 200 से ज्यादा मुकदमात कर दिए हैं। कराची, शहर कराची जैसी जगह में 42 छापे पड़े हैं और तकरीबन उन छापों में 23 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें मुख्तलिफ करेंसी शामिल है, डॉलर्स भी तकरीबन 2-2.25 लाख डॉलर है। सर, ये रकम जितना बड़ा हजम हम सुनते थे, 10 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर, उस लिहाज से तो पीनट्स भी नहीं है ना कि 200,000 डॉलर हमने बरामद किए हैं और 42 छापों में कराची में। इतने शोर के बाद, इतने हाइप के बाद सिर्फ 2 लाख डॉलर, तो ये असली लोग पकड़े भी गए, हाथ पहुंचे उन तक नहीं हुआ है। क्या हुआ मियां साहब? देखिए, बात यह है कि डॉलर को अगर आप एक कमोडिटी समझते हैं और किसी की रीच 200 डॉलर रखने तक है, किसी की 500 रखने तक है, किसी की 2000 डॉलर रखने तक है, तो लोग जितनी जिसकी तौफीक होती है या जितनी उसकी गुंजाइश होती है वो उतने डॉलर रख लेता है, इसलिए कि जी डॉलर महंगा हो रहा है। तो डॉलर महंगा हो रहा है तो मैं भी थोड़ा फ़ायदा उठा लूँ। तो कुछ तो होल्डर्स होते हैं जो कि लाख 2 लाख इस तरीके से डॉलर लेके रख लेते हैं कि उनको उसका काम ही यही है, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं अवाम भी ये देखते हैं कि यार 200-400 डॉलर मैं रख लूँ, 1000 डॉलर रख लूँ, 200 डॉलर रख लूँ, तो उसमें वो कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से वो एक पूरा माहौल और एक पूरी कैफियत बनती है। अब जब आपने उसमें से ये इंसेंटिव खत्म कर दिया, ये एक ऑटोमेटिक इंसेंटिव था ना कि रोज डॉलर बढ़ रहा है, रोज जंप कर रहा है, वो एक ऑटोमेटिक इंसेंटिव था। अब जब आपने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स आपने लिए तो वो जब बढ़ना रुक गया, तो अब आप ये देखिए कि वो एक रुपया होके कम होना शुरू हो गया, वो इंसेंटिव खत्म हो गया। तो अब जो लोग जिनके पास पैसे थे वो आहिस्ता उसको बेच रहे हैं मार्केट में, ताकि उनके पैसे जो है वो खुले हो जाए या उनको फर्दर लॉस ना हो। नहीं, लेकिन इस पे सवाल बहुत से हैं ना। इसमें एक सवाल ये भी है कि जिसके पास 3 लाख डॉलर हैं, उसकी अगर आमदनी ऑन पेपर 50,000 रुपये या 1 लाख रुपए महाना है, तो 3 लाख डॉलर उसके पास आए कहाँ से, उसने खरीदे कैसे, कहाँ से लिए, कैसे लिए, क्यों लिए, उसकी मनी ट्रेल क्या थी। तो हम तो एहतसाब कर रहे हैं ना, हम तो सवाल जवाब पूछ रहे हैं। मेरा कहना ये है वो हम नहीं पूछेंगे क्या हुआ, कैसे। मेरा कहना ये है कि ये जो बिगाड़ होता है ना, ये एक दिन में नहीं होता, ये कई सालों में होता है। आहिस्ता जो है वो आपका सिस्टम इरोड होता है और लोगों का मुल्क की इकॉनमी के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है। उसके नतीजे में फिर हर आदमी जो है वो अपनी पॉलिसी खुद बना लेता है। तो जब अपनी पॉलिसी खुद लोग बनाना शुरू कर देते हैं तो इस तरह की चीजें होती हैं। अब हमारे पास हम दो ये नहीं कर तरीके सकते कि हम सोने की खरीदारी, प्रॉपर्टी में फाइलों की खरीदारी या डॉलर की खरीदारी, तो कोई अकाउंट फॉर हो कि ये कहां से पैसा किन लोगों ने इस्तेमाल किया था, और उन लोगों को पकड़े तो जिनके पास ना ब्लैक मनी पड़ा हुआ है, उनके पास अभी ब्लैक मनी होगा। देखिए, पाकिस्तान में तकरीबन 13,000 अरब रुपए टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए और हमारी टैक्स कलेक्शन है पिछले साल 7,200 अरब रुपए और इस साल 9,400 अरब रुपए का हमने टारगेट रखा है, एज अगेंस्ट दी पोटेंशियल ऑफ 13,000 अरब रुपए। ठीक, अब ये जो 4,000 अरब रुपए जो हैं, जो हम टैक्स नहीं देते, वो पैसा मार्केट में गर्दिश करता है और वो पैसा जो है वो कभी प्रॉपर्टी में जाके रिफ्लेक्ट होता है, वो पैसा कभी डॉलर में रिफ्लेक्ट होता है, वो कभी सोने में होता है, कभी चीनी में होता है, कभी गाड़ियों में, कभी चीनी में, कभी कहीं भी सही। ठीक, तो वो होर्डिंग के लिए वो पैसा इस्तेमाल होता है। तो बात यह है कि जब हमने एक सिस्टम बना दिया है कि फाइलर और नॉन फाइलर, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, जब हम ये चीज़ें ख़त्म करें
और शनाख्ती कार्ड ही को आप हमारा NTN नंबर कर दें और एक सिस्टम में ले आए, तो ताकि ब्लैक मनी या इस तरह की अनअकाउंटेड मनी जो है उसका पाकिस्तान में गुजारा ही ना हो। बात यह कि यही मैं कह रहा हूँ कि जब साल से हम एक गलत सिस्टम लेके चल रहे होते हैं तो लोगों को उसकी आदत पड़ जाती है कि कोई पूछता तो है नहीं, तो वो जो गलत है उसको भी वो ठीक समझ के कर रहे होते हैं, वो ये उसको गलत समझ के नहीं। इसका मतलब ये है मियां साहब कि अभी जो हमने पैसा इसमें से कम हुआ, डॉलर कम हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो 13,000 अरब रुपए है ये तो अभी भी मईशत में मौजूद है, या तो किसी के घर में है या लॉकर में है, ना हम उसको पकड़ सकते हैं ना हमें पता है। हाँ, और वो अपॉर्चुनिटी के इंतजार में है कि जैसे ही कोई खुदा ना खास्ता बुरी खबर या सियासी हलचल या कुछ भी अदम इस्तेकाम आता है वो पैसा फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर वो मार्केट में कहीं ना कहीं हम जाएगा। इसको रोकना है ना, ये कैसे हम रोके, क्योंकि हम पकड़ भी नहीं पा रहे उसको, ना हम कुछ कर पा रहे। बात यह है कि ये जो हम कहते हैं ना कि जी हम क्रैकडाउन, ये क्रैकडाउन नहीं होने चाहिए, ये रेगुलर फीचर्स होने चाहिए, मेरी बात समझ रहे हो आप, और इसमें पॉलिसीज होनी चाहिए, इसमें सिस्टम्स होने चाहिए। आप देखें, आपने जैसे अभी आपने कहा कि जी शायद अभी आपने कोई फिगर कोट की थी कि इतने पैसे रिकवर, $2,78,000 पूरे मुल्क से 7 हफ्तों की कार्रवाई के बाद रिकवर हुए। अच्छा, अब आप ये बताएं वो फिगर है 278,000, उससे पैनिक और खौफ कितना क्रिएट किया, ठीक है ना। अगर आप उसको भी देखें तो इसका मतलब है कि लोग डर गए, लोग कारोबार करने से डरना शुरू कर दिए। अभी ये 4 दिन पहले की बात है, बिल्कुल ये शायद फ्राइडे की बात है, रात को 12 बजे कुछ एजेंसीज के लोग गए, एक बहुत बड़ा सनतकार है उसके पास गए और उनको घर से बुलाया और उनको कहा कि जी अपने डॉक्यूमेंट शो करें कि ये आपके गोडाउन में जो स्टॉक पड़ा हुआ है ये इंपोर्टेड स्टॉक है, शो करें। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दे दिए, वो सारे कॉर्पोरेट सेक्टर में हर एक चीज़ उनकी वेरीफाइएबल थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने दी। उन्होंने कहा नहीं जी आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। वो उनके अपने सेंटर ले गए, वहाँ ले जाके उन्होंने उसको वेरीफाई किया तो हर चीज़ वेरीफाइड हो गई और रात को 2 घंटे के बाद उन्होंने उसकी सील भी खोली जो गोडाउन की और उनको रिलीज भी किया। ये इस तरह की जो चीज़ें जब आप करते हैं तो लोगों को पैनिक क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो सही काम करने वाले, जो गलत काम करने वाले हैं वो तो उड़ जाते हैं, जो सही काम करने वाले हैं वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन इसका फायदा भी तो हुआ सर, 280 पे डॉलर आ गया है, जो भी पैनिक हुआ, जो कुछ हुआ। हाँ, लेकिन ये मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जब हम क्रैक डाउन या छापों की बात करते हैं, रेगुलर फीचर होना चाहिए कि आपकी इकोनॉमी में कोई गलत काम कर ना सके, ठीक है, वही बात, गलत काम का गुजारा ना हो, पॉलिसी ऐसी हो जाए कि जो हफ्ता सफाई मनाते हैं ना, सही वो हफ्ता सफाई नहीं होना चाहिए, वो पूरा हमेशा के लिए सफाई। राना साहब ये हमेशा के लिए सफाई होनी चाहिए ना। अब ये बात ये कि अगर ये 13,000 अरब रुपए हैं और ये सर्कुलेट कर रहे हैं इन द इकोनॉमी, इन कैश इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी, और ये कभी किसी प्लॉट में चले जाते हैं, कभी गोल्ड में चले जाते हैं, कभी कैश में, डॉलर्स में चले जाते हैं, तो इसको हमें रोकना है ना, क्योंकि ये तो फिर लोग बैठे हैं अपॉर्चुनिटी के इंतजार में। हम रोक कैसे सकते हैं एज अ परमानेंट सोल्यूशन, राना साहब? देखिए वो तो डॉक्यूमेंटेशन ही एक ही रास्ता है और डिजिटलाइजेशन ऑफ करेंसी है। हमें जो पीओएस सिस्टम्स हैं रिटेल में वो बढ़ाने होंगे, 100% कंप्लायंस करनी होगी, हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स नेट में लाना होगा और जो जितना भी मैक्सिमम हम प्रमोट कर सकते हैं कैश लेस इकोनॉमी को, उस तरफ हमें मूव करना होगा। मैं आपको मिसाल देता हूं कि लंदन में आपको रेस्टोरेंट में आधे से ज्यादा रेस्टोरेंट सेंट्रल लंदन में कैश एक्सेप्ट ही नहीं करते, आपको बैंक कार्ड्स के थ्रू जो है वो पेमेंट करनी होती। तो आप इमेजिन करें कि उनकी जो इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन है, जो फ्लो ऑफ मनी है, उसकी मॉनिटरिंग कितनी जबरदस्त होती होगी और उनके लिए किसी किस्म का प्रोजेक्शंस करना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना कितना आसान होता होगा। जब हमारे पास अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है तो फिर इन चीजों को इनका देखें, आपको पता ही नहीं है कि पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, किसकी तिजोरी में कितना पड़ा हुआ है, तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे? तो ये आप क्रैकडाउन करके लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्रैकडाउन को रोकेंगे ये चीजें वापस दोबारा से बहाल हो जाएंगी। इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डॉक्यूमेंटेशन है, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कैशलेस इकोनॉमी है, इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो है पैरेलल इकोनॉमी को कम से कम करना है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल इकोनॉमी। यही वो हल है, वरना तो ये चीजें सही फरमाया कि हमारे पास लेकिन राणा साहब ये तो हमें पता है कि इसका हल क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें करना कैसे है या क्या करना है। और दूसरी बात ये कि सर इसमें फिर हम ये जो हमने 239 अफराद गिरफ्तार किए राणा साहब, अगर हमने हैंडलर, कैरियर, राइडर जिसने यानी जो डिलीवरी करने जा रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया है, या जो ऑफिस में डेस्क पे बैठा हुआ था उसको उठा लिया है, तो सर ये तो फिर ये सही मायनों में और उनका क्या फिर कसूर था? क्योंकि जो असल जिसने जो खरीद रहा था या जो बेच रहा था वो दोनों तो महफूज रहे, जो बीच में सप्लाई कर रहा था या इधर से उधर ले जा रहा था वो पकड़ा गया।
तो फिर इस क्रैकडाउन को फिर हम ये क्या कहेंगे, मतलब ये असल मुजरिमान, असल किरदार, बड़ी मछलियां जो हम कहते हैं ना, बड़ी मछलियां, बिग फिशेस, वो तो छुपी हुई हैं अभी तक, उसका उन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे फिर इसका मतलब, राणा साहब? नहीं, डेफिनेटली वो लोग भी आई एम श्योर पकड़े जाएंगे। ये तो केयर टेकर निजाम इसके ऊपर ज्यादा बेहतर आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो आपने कहा ये करना कैसे है किसी को नहीं पता। नहीं, रास्ते हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी जो है कि हर एक ने, एवरी वन जो कि एक लेबर फोर्स का हिस्सा है, उसको टैक्स फाइलर होना चाहिए। बेशक वो 0 टैक्स फाइल कर दे, लेकिन उसको अपना हिसाब देना है कि उसने कितनी इनकम अर्न की, उसके क्या एक्सपेंसेस हैं, वो चीजें कनेक्टेड होनी चाहिए। अगर दुकानों में खरीदारी हो रही है तो वो वहां से डॉक्यूमेंटेशन वहां से होनी चाहिए कि किसने कितनी खरीदारी की, कैसे की। तो ये सारा एक निजाम बनेगा। आपको देखें, इसके लिए टाइम लगेगा, लेकिन ये नामुमकिन चीज नहीं है। हमें बड़े इकदाम क्या करने हैं, हमें रिटेलर्स को टैक्स नेट पे लेके आना, कोई इसमें माफी नहीं होनी चाहिए। अगर रिटेल सेक्टर आपका टैक्स नेट पे आ जाता है तो मैं समझता हूँ आपकी मैन्युफैक्चरिंग की भी जो टैक्स कलेक्शन जो अंडर रिपोर्टिंग है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ जो मैन्युफैक्चरर है उसको मिलता ही नहीं है ऐसा क्लाइंट जो उससे पक्के बिल ले, जो कि सेल टैक्स वाला बिल हो। तो अभी तो रिटेल सेक्टर 100% कह लें कि टैक्स नेट से बाहर है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता एक सेक्टर को लेना है और उसको टैक्स नेट पे लाना है। आप प्रॉपर्टी सेक्टर को लें और उसको मुकम्मल तौर पे उसके अंदर आजकल टेक्नोलॉजी हर किस्म की अवेलेबल है, ट्रैक एंड ट्रेस अवेलेबल है। आपने किया, टबैको कंपनीज में आपने ट्रैक एंड ट्रेस लगाना शुरू किया, वहां रिजल्ट हमें पहले स्टेज में जो एवेन्यूज हैं, लाइक प्लॉट है या फाइल्स है या डॉलर है या गोल्ड है, हमें जैसे यहाँ पे कराची में बुलियन बंद था, हमें रेट नहीं मिल रहे थे, 2 हफ्ते से बताया जा रहा था, 2-3 हफ्ते से रेट नहीं आ रहे, मंडे से खुलेंगे, ट्यूसडे से खुलेंगे। तो सर ये जो जब गोल्ड के बिस्कुट की खरीदारी है या फिर जो भी खरीदारी ऑन कैश इकोनॉमी या ब्लैक इकोनॉमी हो रही है विदाउट एनी रिसीट, तो पहले तो इन एवेन्यूज के ऊपर हमें सही मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि जो खरीद रहा है उसकी केवाईसी हो और जो भी कुछ हो रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि फिर ये जो कैश है, ये सारे एवेन्यूज बंद हो, ताकि फिर उसके बाद ये सब कुछ हो। पहला स्टेप ये होना चाहिए राणा साहब। अगर हम गोल्ड पे बात करें तो गोल्ड के ऊपर तो आप पाकिस्तान में गोल्ड इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, जितना गोल्ड आता है स्मगल होके आता है। तो ये पॉलिसी हमें तब्दील करनी होगी। गोल्ड को ऑफिशियली इंपोर्ट करना की इजाजत होनी चाहिए, वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए कि कितना गोल्ड पाकिस्तान में आ रहा है। अगर आप सिर्फ इतना कर दें तो ये जितने ये ज्वेलरी शॉप्स हैं, जितना ये गोल्ड के मामले में रिटेल सेक्टर है, वो सारा आपका प्रॉपर्ली टैक्स नेट में आ जाएगा। अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है, अगर आप ज्वेलरी सेक्टर पे बात करते हैं कि आप सेल टैक्स फाइलर बने, आप रजिस्टर हो, तो वो कहते हैं हम इनपुट कहां से लें, हमारा तो ये गोल्ड को इंपोर्ट करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं। तो ये बहुत सारी पॉलिसी डिसीजंस की आपको लेनी होंगी, फिर मॉनिटरिंग की आप करनी होंगी, तो ये चीजें जो है वो बेहतर हो जाएंगी। देखें, जब तक आप डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे इकोनॉमी को, तब तक ये लूप होल्स रहेंगे और इस्तेमाल भी होते रहेंगे। क्रैकडाउन होगा तो ये कम हो जाएंगे, जब क्रैकडाउन खत्म होगा तब ये दोबारा बाहर आ। सही। और आप जब राणा साहब खरीदारी करने जाते हैं, वो तो चले इंपोर्ट का मसला है, जो खरीदारी कर रहा होता है उसको भी कोई रिसीट नहीं मिलती, और ये सब काम जो होता है वो जबानी कलामी और सब इस तरह चल रहा होता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो अब तो खुल रहा है, अब तो छापे पड़े हैं, क्रैकडाउन हुए हैं, उसके बाद दोबारा से बुलियन आगाज हो रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करें ना कि जो आगाज होने जा रहा है, जो रीबर्थ हो रही है, तो उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज और रेगुलेशंस के साथ होगी, ना कि ये कि हम फिर वो पुराने निजाम के साथ आगे बढ़ेंगे। राणा साहब। नहीं, मैं एग्री करता हूं आपसे। ये बिल्कुल जो पॉलिसीज हैं वो कंटिन्यूसली इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और उसमें ये नहीं होना चाहिए कि लैक आ जाए, स्पेस आ जाए, तो आपको कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। मज़ीद सवालात इस क्रैकडाउन के बारे में, और फिर साथ साथ फोकस क्या कह रही हैं, अब डॉलर जाएगा किधर, क्योंकि जो सूरत हाल नज़र आ रही है उस हिसाब से मुसलसल रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आवाज़ें 250, 235 स्पेकुलेशन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी बहुत सी आवाज़ें ऐसी आ रही हैं। तो इस ब्रेक के बाद कुछ फोकस भी लेते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मेरा नकाब। जब डॉलर 330 340 तक चला गया, उस ज़माने में भी हम ये सुनते थे कि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इसकी जो असल वैल्यू है वो 244 के अराउंड है, और ये असल वैल्यू रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी हो रही है। ये सेंटिमेंट्स का फ़ायदा उठाया जा रहा है। ये आपके जो स्पेकुलेटर्स हैं वो एक्टिव हैं, होल्डर्स एक्टिव हो चुके हैं। नाउ व्हाट, हम जहां पर आ चुके हैं 280 पे, यहां से क्योंकि हमने जो बाकायदा एक्सचेंज कंपनी से जितनी बारी बात हुई तो उन्होंने 60-70 ये कहा। कुछ ऑफिशियल जैसे गवर्नर सिंह तो 250 कह चुके थे ऑफिशियली। बहुत से जो मार्केट प्लेयर्स हैं, बैंक्स हैं जो उनके बैंकों में काम करते हैं, उनकी सोच से पता किया तो उन्होंने भी अराउंड 260-250। असल सूरत हाल क्या है, अब ये पूछते हैं, कुछ फोकस भी लेते हैं इस बारे में। बीइंग एन इंडस्ट्रीज में जाहिर साहब, आप क्या समझ रहे हैं, व्हाट डू यू फोरसी, क्या लग रहा है आपको, किधर तक जाएगा डॉलर? बात यह है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, ठीक है। अभी हमने जो भी इकदाम उठाए हैं उसके नतीजे में डॉलर नीचे आया है, बड़ी अच्छी बात है, गुड न्यूज़। लेकिन दूसरी तरफ इसकी रिफ्लेक्शन क्या हो रही है? दूसरी तरफ इसकी रिफ्लेक्शन ये हो रही है कि डॉलर नीचे आने से एक्सपोर्टर को लॉस हो रहा है, और एक्सपोर्टर की जो सस्टेनेबिलिटी है वो इरोड हो रही है, और उसकी वजह से हमारी थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट पे भी उसका बुरे असरात आना शुरू हो गए। तो सर ये वाइस वर्सा क्यों नहीं होता? जब रुपया नीचे आता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स में हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि फायदा, कभी तो हमें उतना सब्सटैंशियल फायदा नहीं। देखें, बात यह है कि जब से नुकसान हो जाता है, फायदा नहीं होता। आप ये देखें कि ये पूरी दुनिया का एक फिनोमेना है कि जब आपकी करेंसी डेप्रिशिएट करती है और दूसरी करेंसी जो है वो अप्रिशिएट करती है, तो उसके नतीजे में आपकी प्रोडक्ट सस्ती होती है। जब प्रोडक्ट सस्ती होती है तो आपका बायर जो है वो अट्रैक्ट होता है। आप कंपटीशन आपके वो होता है, लेकिन ये आपको क्यों लगता है कि एक्सपोर्ट्स नीचे आएंगे? ये लग रहा है आपको? मुझे ये लग रहा है कि उसके जो आप इंडिकेटर्स भी देख लें और उसके फिगर्स भी देख लें कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो आहिस्ता थोड़ी नीचे आ रही है। हमें असल में बात यह है कि ये जो होता है ना, ये एक एडहॉक ट्रेड डेफिसिट के नंबर्स हैं। 48.2% इन सितंबर, डाउन है। एक्सपोर्ट्स अप बाय 1%, इंपोर्ट्स डाउन बाय 25% है। तो अच्छा, इसमें आप ठीक कह रहे हैं कि वो होगा, लेकिन जो क्रॉप प्रोडक्शन बेहतर होगी। हाँ, तो देखें आपकी कॉटन और ये सब, इससे भी तो $5 अरब का इंपोर्ट बिल फायदा होगा। वो तो इंपोर्ट बिल की अलग चीज है। जब हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं ना, तो हमें यह देखना है कि एक्सपोर्ट हमारी क्यों कम हो रही है। देखिए, एंड ऑफ द डे आपकी इनकम जो है वो तो एक्सपोर्ट से ही आनी है ना, तो एक्सपोर्ट हमारी क्यों कम हो रही है? तो आपने अगर अपनी इकोनॉमी को बिल्कुल सही सॉलिड फुटिंग पे लेके आना है तो आपको अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी पड़ेगी, यानी उनको आपको बिजली और गैस सही कीमत पे देनी होगी ताकि वो सस्टेनेबल हो, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो। अगर आप उनको बिजली और गैस सही कीमत पे नहीं देते तो फिर एक कॉस्मेटिक अरेंजमेंट है। वो कॉस्मेटिक अरेंजमेंट क्या है कि वो उनको डॉलर महंगा करें। जब डॉलर महंगा होगा तो उनकी कॉस्ट नीचे आएगी, तो वो बिजली और गैस के जो नुकसानात हैं उससे पूरा करेंगे और उसको इस तरीके से एक्सपोर्ट। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि डॉलर ऊपर आएगा? मैं ये कह रहा हूँ वजह ऐसी है कि अभी हम डिबेट, लेकिन आपको लगता है कि डॉलर विल रिबाउंड? नहीं, मुझे ये लगता है कि ये जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं, ये आखिर इसकी एक लिमिट होती है। मेरे पास पैसे अगर मैंने होल्ड किए हुए हैं, खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? एक्सपोर्टर्स को फायदा देने के लिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि हमें एंड ऑफ द डे डॉलर ही चाहिए ना, और डॉलर कंटिन्यूअस चाहिए। ये मुझे और आपको दबा के हमसे इन्होंने डॉलर निकलवा लिए, फॉर एग्जांपल, वो मार्केट में आ गए, अब मेरे और आपके पास डॉलर खत्म हो गए, अब क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट? इसलिए कि हमारी डॉलर की एपिटाइट तो परमानेंट है ना, परमानेंट हमें सोल्यूशन है, तो परमानेंट हमें सप्लाई बढ़ानी होगी डॉलर की। मेरे और आप डॉलर, ठीक है, मैंने तकिए के नीचे छुपाए हुए थे, मैं लेके आ गया, व्हाट नेक्स्ट उसके बाद? तो इसलिए असल में तो हमारी इनकम है ना, उसमें फॉरेन रेमिटेंस हमारी बढ़नी चाहिए, जो कि बदकिस्मती से कम हो रही है। इसी तरीके से हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, जो बदकिस्मती से कम हो रही है। मेरा कहना यह है कि ये एक ब्लेंड है। ये जो अरेंजमेंट्स हैं, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ये तो परमानेंट सोल्यूशन है, परमानेंट, कि किसी को भी अपनी औकात से बढ़ के खेलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी इनकम क्या है, जो परमानेंट सोल्यूशन है, इनफ्लोज आएंगे, को ठीक करने वो एक्सपोर्ट, आपको एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेस आएंगे। इसका मतलब आपको लगता है कि अगर नहीं होते ये एक्सपोर्ट और नहीं बढ़ते, क्योंकि मैं पूछना ही चाह रहा था कि अगर आपके इंपोर्ट कम हो जाएंगे ड्यू टू अ बेटर प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, अच्छा आप उसमें भी आ जाए, तो सर वो आपको नहीं लगता कि बैलेंस के लिहाज से देखा जाए तो जितना एक्सपोर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा उतना ही इंपोर्ट नीचे आ रहा है, तो बैलेंस तो वही रहेगा ना? देखिए, हमने कॉटन इंपोर्ट की थी $2 अरब की, ठीक है। इस साल हमारी बेल जो पिछले साल हुई थी 5 मिलियन बेल, और इस साल हमारी बेल जो हुई है 12 मिलियन बेल हुई है, ठीक है। तो इसका 72% कह रहे हैं ज्यादा हो गया एक्सपेक्टेशन। तो इसका मतलब दूसरे लफ्जों में यह है कि हमारी वो जो $2 अरब की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो जाएगी कॉटन में, ठीक है। लेकिन हमारी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की जो गुंजाइश है वो भी $15 अरब है।
हमें वो इंपोर्ट सब्सिट्यूट करनी है। फॉर एग्जांपल हम तकरीबन 17 अरब डॉलर की इंपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर आइटम्स की, जिसमें 2 अरब डॉलर की कॉटन थी, 1 अरब डॉलर की चाय है और 4 अरब डॉलर का जो पाम ऑयल है और 10 अरब डॉलर की जो फिनिश्ड आइटम्स हैं एग्रीकल्चर आइटम, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम इसमें भी यहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर लेके आए, कॉर्पोरेट फार्मिंग लेके आए, तो उसमें हमारी उसमें सब्स्टिट्यूशन होगी। सिमिलरली मैं सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिहाज से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि डॉलर की हम बात कर रहे हैं ना इस पर, वो तो लॉन्ग टर्म में आप सही कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए। एक रिसर्च हाउस की रिपोर्ट मेरे सामने रखी है, वो कहते हैं बेटर क्रॉप प्रोडक्शन टू सेव फॉरेन रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज टू द ट्यून ऑफ $5 billion। उसमें वो कहते हैं रिप्लेसिंग इंपोर्ट्स फॉर कॉटन, व्हीट, लोअरिंग एडिबल ऑयल इंपोर्ट एंड हायर एक्सपोर्ट्स ऑफ राइस एंड टाइल्स। जो मैंने 17 अरब डॉलर बताया, तो अराउंड $5 billion वो कह रहे हैं कि इससे हमें बचत होगी ऑन द इंपोर्ट। इससे ज्यादा होगी, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ। 5 अरब डॉलर तो बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर्स हैं। हम इसमें बड़ी आसानी से एग्री आइटम्स में 10 अरब डॉलर की इंपोर्ट सब्सिट्यूट कर सकते हैं। सिमिलरली एनर्जी आइटम में भी हम 5 अरब डॉलर की तो इमीडिएट उसको इंपोर्ट सब्सिट्यूट कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि इंडिया में 16% उनकी जो एनर्जी बास्केट है उसमें 16% सोलर का पोर्शन है, शेयर है। हमारे यहाँ 1.16% है। हम अगर उसको सोलर के ऊपर शिफ्ट करें, एटलीस्ट 16% भी हम कर लें, तो हमारी तकरीबन 4-5 बिलियन डॉलर की हमारी एनर्जी इंपोर्ट का बिल हमारा कम हो सकता है। तो ये सॉल्यूशंस हैं जो ये पोटेंशियल्स हैं। लेकिन आपको मैं बॉटम लाइन यही है कि आपको इन लेवल्स पे नजर नहीं आता कि डॉलर जो है आगे अगर इनफ्लोज इंप्रूव नहीं होते जो परमानेंट है हमारे, तो आपको नहीं लगता कि इनफ्लोज इंप्रूव हो और आउटफ्लोज कम हो। आउटफ्लोज इसी तरह कम हो सकते हैं। देखिए एक फिर ये रिबाउंड कर सकते हैं। एक तो चीज ये है कि आउटफ्लोज हम इस तरीके से कम करते हैं कि लोगों का रोजगार मुतासर हो। तो लोगों का रोजगार इस तरह मुतासर होता है कि जब हम इंपोर्ट को कर्ब कर देते हैं तो उससे हमारा जीडीपी जो है वो 6% से 1% पे आ जाता है, या आधे % पे या 2% पे आ जाता है, इसलिए कि इंपोर्ट के साथ लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है ना। तो जब आप इंपोर्ट कर्ब कर देते हैं तो लोगों का रोजगार बंद हो जाता है, तो वो हमारी जीडीपी नीचे आ जाती है। तो अगर आपने जीडीपी भी कंप्रोमाइज नहीं करनी, लोगों का रोजगार भी कंप्रोमाइज नहीं करना, तो इसका मतलब है अपनी ट्रेडिंग को इंक्रीज करना। अच्छा, मैं जफर साहब आपसे अगर पूछूं एग्जैक्ट नंबर्स में अगर मैं पूछूं, तो आपको लगता है ये 280 की हमारी एक बार बात हुई थी इस प्रोग्राम में, आपने कहा था अराउंड 260-70 आपको लगता है कि शायद आ सकता है, तो अब तो हम 250 की बल्कि इससे भी नीचे की बातें भी सुनते हैं, आवाजें। क्या एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन के बीइंग द सेक्रेटरी जनरल आपको क्या नजर आ रहे हैं नंबर्स? राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, बात यह है कि मुझको एज एक्सचेंज कंपनी और ओवरऑल जो एक सिनेरियो नजर आ रहा है और जो इस वक्त एक सेंटीमेंट बना है, मुझको लगता है कि 250 और 260 पे डॉलर चला जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब रह गया बात इसके सस्टेनेबिलिटी कितनी है इसके अंदर, ये एक बड़ा सवाल है, इसको देखने वाली बात है। तो ये जो है हमको अपने इन्फ्लोज बढ़ाने, और जो मैं समझता हूँ बढ़ रहा है, इस महीने हमारी जो ओवरसीज रेमिटेंस है वो बढ़ी है पिछले महीने की निस्बत तकरीबन 7-8%। ठीक है जी। और दूसरी बात यह है कि जो एक्सपोर्टर्स ने अपने पैसे रोके हुए थे, खास तौर पे जो उनको 3 महीने के फॉरवर्ड कवर के ऊपर 23 रुपए से लेके 24 रुपए तक इजाफी मिल रहे थे, वो अब नेगेटिव में आ गया। वो प्रीमियम वो 1 रुपया 8 आने 1.5 रुपया नीचे आ गया। तो वो जो उन्होंने एक होल्ड किए हुए थे नाजायज, जो उनका टाइम भी पूरा हो चुका था, सब कुछ हो चुका था, तो ये सेंटीमेंट चेंज होने से उन्होंने भी अपने पैसे की इनकैशमेंट शुरू करा दिया। तो और इसके साथ साथ जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट ड्राई पड़ी हुई थी, तो ये जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं उससे वो बेहतर हुई है। और हम लोग तकरीबन डेली 30 से 40 मिलियन डॉलर इंटरबैंक में दे रहे हैं, जो बहुत अरसे से नहीं आ रहा था। सही। इसके साथ साथ अब जो पॉलिसी की जो रिस्ट्रक्चरिंग थी वो शुरू हो गई, जो एक बड़ी खुशहाल बात है, जो हमने कई दफा आपके प्रोग्राम में दी थी। खास तौर पे अफगान ट्रांजिट को 70 साल में कभी एड्रेस नहीं किया गया, वो एड्रेस किया गया। 212 आइटम उसमें से निकल गए, और उसकी वजह से जो हमारे हवाले का और तो मतलब आप समझ रहे हैं कि 250 से 260 के बीच है, मतलब आपको लगता है कि ये इन द नियर फ्यूचर जो है वो रुपया और डॉलर की पैरिटी जो है यहाँ तक आती हुई नजर आती है। राना एहसान साहब, आपको क्या लगता है सर, ये हम मजीद इस ट्रेजेक्टरी पे कंटिन्यू करते हैं? बहुत सी इनफ्लोज आउटफ्लोज और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बातें कर ली हैं, लेकिन व्हाट डू यू फोरसी, क्योंकि आपका इकोनॉमी पे एक बड़ा अच्छा ग्रिप है राना एहसान साहब, क्या लग रहा है आपको?
देखिए IMF का टाइमली हो जाए वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके साथ आपके जो दीगर इनफ्लोज जुड़े हुए हैं जो आपकी डेट पेमेंट्स को कवर करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो वो एक चीज है जो फैक्टर डिसाइड करेगा कि डॉलर बेस जो है वो स्टेबलाइज रहती है या नहीं रहती। नंबर 2 देखें, पॉजिटिव चीजें हैं, दुनिया में कमोडिटी साइकिल टूट चुका है, जिससे आपका जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो आपकी ये जो डुअल रेट चल रहा था एक्सचेंज रेट का, वो तकरीबन यूनिफाई हो चुका है, जिससे आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। और आपने देखा कि सितंबर के अंदर जो रेमिटेंसेस का फिगर है वो अगस्त से इंक्रीज है, अच्छा इजाफा है, तो वो आगे लगता है ऐसा है कि वो भी बढ़ेगा, पॉजिटिव ये इंडिकेशन है। तो आप देखें करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो मेरे ख्याल से सितंबर का होगा वो ना होने के बराबर होगा। तो मूविंग फॉरवर्ड ये 2-3 चीजें जो है, अगर आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कमोडिटी प्राइसेस की वजह से, रेमिटेंसेस की वजह से आपका इंप्रूव रहता है और एक्सपोर्ट्स भी अगर आप मेंटेन कर जाएं, तो यहां से आप एक्सचेंज रेट को में पर प्रेशर कम, और अगर आपके जो इनफ्लोज आपने जो प्रोजेक्ट किए हुए हैं, आपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो अरेंज की हुई है, अगर वो टाइमली आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, ADP जो इस साल के अंदर प्रोजेक्टेड है, जो कमर्शियल आपने बोरोइंग करनी है, वो भी अगर आप टाइमली कर लेंगे तो फिर आप एक्सचेंज मेंटेन कर पाएंगे। अगर आप IMF के मायदे के अंदर ताखीर आती है तो फिर से आपको एक एक्सचेंज रेट क्राइसिस नजर आएगा। वैसे IMF के मुआहदे में ताखीर आपको लगता है होगी, क्योंकि हमारे टैक्स कलेक्शन टारगेट्स तो अच्छे रहे हैं, हमने टारगेट से ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया है, तो कोई हर्डल आपको लगता है वो $700 मिलियन जो हमें मिलने हैं उसमें कुछ हो सकता है? राणा साहब, वो जो मंथ एंड पे हमें एक्सपेक्टेड है रिव्यू, शायद IMF की टीम आए यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि अभी तक तो एक अच्छी कंप्लायंस चल रही है, और मुझे कोई वजह नहीं नजर आती कि इस मुआहदे के अंदर, ये रिव्यू के अंदर कोई डिले, ये टाइमली हो जाना चाहिए। और पहले भी, वैसे भी पहले क्वार्टर का जो रिव्यू होता है इतना मुश्किल नहीं होता। सही नहीं तो आप, और इसमें ये, क्योंकि फिर आपको लगता है कि ये 250-60 की जो फिगर अभी जफर फराज साहब दे रहे थे, फिर दिस इज अचीवेबल अगर ये सारी चीजें हो जो आप बता रहे हैं? मैं कोई डॉलर रेट प्रेडिक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ट्रेंड इस वक्त पॉजिटिव नजर आ रहा है, और अगर ये जो चीजें हमने डिस्कस की ये बरकरार रहती हैं या आती है, तो डेफिनेटली ये रुपया स्ट्रेंथन होएगा। अच्छा, और इलेक्शंस इसमें क्या डाउन साइड रिस्क है कि ना हो वक्त पे, या आपको लगता है कि इलेक्शंस का ना होना जो है वो, मैं बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आप क्या राय जानना चाहूंगा कि क्या होगा? इज इट अ डाउन साइड रिस्क इलेक्शंस ना होना, या इलेक्शन होना इज अ डाउन साइड रिस्क? क्या होगा, क्या सूरत है आपको लगती है राणा साहब? देखिए जो एक्सचेंज रेट है उसका डाउन साइड रिस्क यही है कि अगर आपका IMF का मुआहदा, आपके और भी आगे रिव्यूज हैं, उसके साथ और इनफ्लोज जुड़े हुए हैं, अगर वो डिले होते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। और देखिए ये चीजें हैं, आपका इंटरबैंक ओपन मार्केट का रेट मेंटेन रहे, वो रेमिटेंसेस को इम्प्रूव करेगा, कमोडिटी प्राइसेस लो रही, वो आपके ट्रेड इम्बैलेंस को इम्प्रूव करके रखेंगे। और अगर आपका जो एक्सटर्नल इनफ्लोज आपने प्रोजेक्ट किए हुए साल के, आप उनको मेंटेन कर लें, तो फिर आपकी स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर ये चीजें नहीं होती, चाहे वो सियासी इंस्टेबिलिटी की वजह से नहीं होती या किसी और वजह से नहीं होती, तो फिर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके एक्सचेंज रेट पे पड़ता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी मुफस्सल बात उन्होंने कर दी। आप एग्री करते हैं मियां जाहिद साहब, इलेक्शंस इस पे एक रिस्क है, ना होना रिस्क है या होना रिस्क है? इलेक्शन क्या है? मैं ये समझता हूँ इलेक्शन होना या ना होना रिस्क नहीं है। अच्छा। स्टेबिलिटी जो है वो एक ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए रिस्क है इलेक्शंस? नहीं, देखिए स्टेबिलिटी जो है दैट इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली। अच्छा, पिछला हमने 1-1.5 साल जो देखा, उसमें आप देखें कि कोई दिन ऐसा नहीं गया जहां पे हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नजर आई। जल से धरने, इस्तीफे, और ये उधर लेके जा रहे हैं, जुलूस उधर लेके जा रहे हैं, इधर धरना दे रहे हैं। तो वो हमने देखा कि पूरा 1.5 साल जो था शहबाज शरीफ साहब का, वो पूरे का पूरा जो है हमने ये देखा कि वो इंस्टेबिलिटी का दौर था। तो उसमें जब गवर्नमेंट को आप इनस्टेबल रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट काम कैसे करेगी? और फिर ये कि जो परसेप्शन जाएगा आपका दुनिया में, वो परसेप्शन भी आपका अच्छा नहीं जाएगा। तो ये फायर फाइटिंग में ही गवर्नमेंट लगी रहेगी ना। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ रही है, वो जिस तरह भी आ रही है, लेकिन आ रही है। तो अब अगर आप स्टेबिलिटी आई तो उसी की वजह से फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए। अगर आप तो ये ना, स्टेबिलिटी के लिए खतरा है, अगर मैं आसान अल्फाज में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इलेक्शन भी होंगे,
इंस्टेबिलिटी भी नहीं होगी। अच्छा। और चीज़ें जो हैं इसी तरह चलेंगी और फर्दर स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगी, इंस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगी। इसलिए कि अब पाकिस्तान फर्दर इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो अफोर्ड कर नहीं सकता। हम बॉटम को टच कर चुके हैं, हमारे पास मज़ीद नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए अब जो भी चीज़ करनी है हमने वो देखें। आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी इंशाल्लाह अगले 1-2 महीने में आप होते देखेंगे। बिजली के शोबे में लॉसेस जो है उसको भी आप ठीक होता देखेंगे, उसके ऊपर भी आप देखेंगे चोरी और हेरा फेरी जो है उसके ऊपर भी गिरफ्त आएगी, जैसे अभी आपने करेंसी में देखा। इस तरह और चीज़ों में भी आप देखेंगे, स्मगलिंग में आपने देखा। देखें आप 22% आपका जो डीजल की इंपोर्ट है वो आपकी कम हो गई थी ईरानियन बॉर्डर की वजह से। अब उसमें क्या था कि वो पैसे तो आपके खर्च हो नहीं है। अभी पेट्रोल सेल्स रिबाउंड हुई है, डीजल 11% बढ़ा है और पेट्रोल 8% सेल बढ़ी है इसकी। सीमेंट अपटेक भी तकरीबन 45% बढ़ गया। तो कुछ इशारे मुस्बत होना शुरू। अब क्या है, देखें वो जो चीजें हैं वो आपकी ठीक है, वो पैसे आप ईरान को बॉर्डर पे जा रहे थे, वो इनफॉर्मल इकॉनमी से जा रहे थे, अब वही पैसे जो हैं वो आपके फॉर्मल इकॉनमी से जाएंगे, ठीक है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। तो बात यह है कि इस तरीके से बहुत सारी हमारी लीकेजेस थी जो हमने प्लग की हैं। जैसे अब अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, अब $6 अरब की जो ट्रेड है, अफगानिस्तान कोई $2.25 अरब की एक्सपोर्ट करता है और $6.5 अरब की इंपोर्ट करता है। उसमें कोई $4-5 अरब जो है हमारा अफगान ट्रांजिट ट्रेड में इन्वॉल्व था। अब आपने उसको अगर बंद कर दिया है तो जाहिर है कि वो फॉर्मल तरीके से हमारी अपनी इंपोर्ट्स में आएगा और गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू मिलेगा। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा आपका मियां ज़ाहिद साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, ज़फ़र फ़राज साहब, राना एहसान साहब और डॉक्टर हाका नजीब साहब। आज गुफ्तगू हुई स्मगलिंग और डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, क्रैकडाउन्स और इनका नतीजा क्या फोकास्ट है डॉलर के हवाले से, मईशत की सिमत आगे क्या हो सकती है और इन क्रैकडाउन्स के रिजल्ट में, इनके नतीजे में क्या असली किरदार, असली मुजरिम वहाँ तक गिरफ्त जा रही है या नहीं जा रही है, हाथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। फीडबैक जरूर दीजिएगा, देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।